हमारे पिछले वीडियो में पढ़ा है राष्ट्रपति के बारे में। अब उसकी एक प्रक्रिया जिसमें हर बच्चे को, हर कंपटीशन की तैयारी करने वालों को बहुत कठिन है, समझने में थोड़ी सी समस्या आती है। इसको हम आसानी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आप भी ध्यान से देखिए इसको। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, इसके बारे में हम देखेंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया संबंधित दो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 54 एवं अनुच्छेद 55 के बारे। निर्वाचन संबंधी कितने अनुच्छेद हैं? दो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 54 में दिया गया है निर्वाचक मंडल कि राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर मत कौन डालेगा। राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर मत कौन डालेगा? निर्वाचक मंडल के अंदर, यानी राष्ट्रपति की जो सूची होगी, मतदाता सूची, उसके अंदर किस किस का नाम होगा? तो निर्वाचक मंडल होगा लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। दोस्तों, जब संविधान का निर्माण किया गया था, राष्ट्रपति के निर्वाचन की दो तरीके आए थे कि सब वैक्स मताधिकार द्वारा। वह इसलिए नहीं अपनाया गया कि बहुत एक साथ इतना बड़ा चुनाव कराना इतने विशाल देश में मुश्किल था। दूसरा कि हमारे प्रतिनिधि या लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हों, तो उस लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य, तो उस समय ऐसा भय था कि हमारे संविधान निर्माताओं ने बड़े सूझबूझ से काम लिया कि जिस दल की सरकार है उसी का राष्ट्रपति चुनाया जाएगा। इसलिए उन्होंने राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी इसके अंदर शामिल किया, क्योंकि मनोनीत सदस्य तो खुद करते हैं, सरकार खुद मनोनीत करती है। इसलिए जिस तरह से लोकसभा के सदस्य 543 निर्वाचित हैं, राज्यसभा के 233 ये सदस्य भाग लेते हैं। अब हम ये प्रक्रिया प्रणाली की बात करते हैं, यानी अनुच्छेद 55 क्या करता है कि तरीका क्या होगा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, तो ये होंगे, लेकिन तरीका क्या होगा इसके अंदर ये कहा गया कि ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन। कैसा निर्वाचन होगा? अप्रत्यक्ष, क्योंकि ये वयस्क नागरिक इसके अंदर हिस्सा नहीं लेते हैं। गुप्त मतदान प्रणाली होगी, गुप्त मतदान होगा। और क्या होगा? एकल संक्रमणीय आनुपातिक, एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली। देखो ये महत्वपूर्ण है। ऐसे हम रट लेते हैं एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली, लेकिन इसको हमें समझना बहुत जरूरी है। यानी मत भार दिया गया है, हर राज्य के एमएलए का अलग अलग मत भार दिया गया है। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके लिए सबसे पहले एक न्यूनतम कोटा होता है। ऐसा नहीं कि खड़े हो गए चुनाव में उम्मीदवार, चुनाव लड़ने लग गए, 5 उम्मीदवार आ गए और जो सबसे अधिक मत वाला जीत गया, ऐसा नहीं है। उससे न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होता है। न्यूनतम कोटा कैसे निकालते हैं? डाले गए कुल वैध मत अपॉन 2 + 1। मैं आपको बताना चाहूं, जैसे 700 वोट मत भार डाला गया, तो उसको एग्जाम्पल है ये समझाने के लिए, कितने वोट चाहिए कम से कम उसको 351 चाहिए। ये एग्जैक्ट वैसे आंकड़े नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए कि जैसे
हमने 700 वोट डले, मतभार हुआ, तो उसका आधा, उससे एक अधिक, यानी कम से कम इतने वोट आने चाहिए तो ही वो विजयी घोषित किया जाएगा, अन्यथा वो ऐसे विजयी घोषित नहीं किया जाएगा। यदि वह उस उम्मीदवार न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं करता है तो कैसे क्या करेंगे, तो उसकी दूसरी वरीयता देखेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल दिया मैं कि 4 उम्मीदवार हैं, एक के वोट आए 1000, एक की 200, एक की 700, एक की 400, 4 7 11 13 23। देखो हम इनको जोड़े सबको, प्रथम वरीयता। देखो मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि एक ऐसे बैलेट पेपर के ऊपर चुनाव होता है, उसके अंदर ऐसे जितने भी सदस्य हैं 4, तो 4 का नाम आएगा, आप उम्मीदवार का नाम आएगा, आप किस उम्मीदवार को 1 नंबर पे वरीयता देते हैं। ऐसे नहीं कि एक पे टिक लगा दिया, ऐसा चुनाव नहीं होता है। हर उम्मीदवार के आगे आपको क्रमांक, आपकी पसंद, आपकी चॉइस लिखनी पड़ेगी कि आप 1 नंबर किसको दे रहे हैं। जैसे कि रमेश, पंकज, नीतू और दक्ष राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं, तो मेरी पसंद क्या है वो कि जैसे कि मैं 1 नंबर पे नीतू को करना चाह रहा हूं, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये अपनी मर्जी है। इस तरह से वरीयता क्रमांक डालते हैं सब। और जैसे कि ए के ऊपर 1000 आदमियों ने, बी पे 200 ने, सी पे 700 ने, डी पे 400 ने। जैसे हम काउंटिंग करते हैं तो उसके अंदर 1 नंबर वाला देखते हैं, 1 नंबर वाला, पहले इनको नहीं देखते। 1 नंबर पे जैसे कि ये ए मान लिया, ठीक है, ये बी मान लिया, ये सी मान लिया, ये डी मान लिया। ए नंबर वाले को कितने वोट मिले, ए, बी को 200, सी को 700। अब सबको जोड़ें, 12 7 19 2300 वोट, 2300 हो गए। 2300 में 2 ऐसे, तो ये 1151 मत किसी को नहीं मिले। प्रथम वरीयता के आधार पर इनका विजय घोषित नहीं हुआ। तब हम क्या करते हैं कि जिस भी उम्मीदवार को, ये ध्यान देने की बात है, जिस भी उम्मीदवार को सबसे कम मत मिले हैं, बी को, इसको पराजित घोषित करके इसको दौड़ से क्या कर देते हैं, आउट कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, इनके जो 200 हैं वोट, इसके 200 मत भार हैं इसके, इस 200 मत भार को हम उसकी क्या देखेंगे, दूसरी वरीयता। क्या देखेंगे, दूसरी वरीयता देखेंगे। दूसरी वरीयता में कि 2 नंबर पे, 1 नंबर पे तो स्वाभाविक है उसके ऊपर क्या लिखा मिलेगा, बी। अब उसने 2 नंबर ए को कितने को दिया, 2 नंबर ऐसे कितने हैं जिसके बी को दिया, 2 नंबर ऐसे कितने हैं सी और डी। बी को तो देगा ही नहीं वो, क्योंकि बी को तो 1 नंबर दे दिया। अब जैसे कि 200 वोट है, कितने वोट हैं, 200 वोट हैं। जैसे कि उसने ए को दे दिया 151, सी को दे दिया 9 और इसको दे दिया 40। यानी जो बी को 1 नंबर पे, जिस मत बैलेट के ऊपर 1 नंबर पे बी था, उसके 2 नंबर पे ए 151 पे था, सी 9 पे था, डी 40 पे था। तब हम इनको जोड़ देते हैं, सी पे 9 और ये 40, तो ये हो गया 440, 709 और ये 1100, ये 51 था, 1151। जैसे कि हमारा ऐसे प्राप्त हो गया। तब हम इसको विजयी घोषित करेंगे। दूसरी वरीयता के आधार पर भारत में 1969 में वीवी गिरी दूसरी वरीयता के आधार पर विजयी हुए थे। अब हम जो मत भार होता है, इसके अंदर
मत भार होता है, जैसे कि उस राज्य का, ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति का एक वोट डाल दिया, ऐसा नहीं है। बहुत ध्यान से जनसंख्या के आधार पर उसका मत मूल्य या मत भार है एमएलए का मत भार। हर राज्य के, ध्यान देने की बात है, हर स्टेट के एमएलए का मत भार अलग अलग होता है, क्योंकि हर राज्य की जनसंख्या अलग अलग होती है। एमएलए का मत भार होता है उस राज्य की जनसंख्या, उस राज्य की कुल जनसंख्या बटे कुल विधानसभा सदस्यों की संख्या, कुल विधानसभा सदस्यों की संख्या गुणा 1/1000। इस तरह से हम एक एमएलए का मत भार, विधानसभा सदस्य का मत भार निकाल सकते हैं, विधानसभा सदस्य। लेकिन ये ध्यान देने की बात है कि राज्य की जनसंख्या कौन सी ली जाएगी। राज्य की जनसंख्या दोस्तों ध्यान रखना 1971 की जनगणना की ली जाएगी, यानी जब 1971 के अंदर उस राज्य की क्या जनसंख्या थी। अब ये सीटें 2026 तक अपरिवर्तित रहेंगी। जब तक 2026 के आंकड़े नहीं आ जाते हैं तब तक ये जनसंख्या कितनी लेनी है, 1971 की जनगणना के आधार पर हमें लेनी है। राजस्थान बोर्ड में इसके बारे में थोड़ा कंफ्यूज है, उन्होंने 2011 का उदाहरण दिया है, वो गलत है। पहले दोस्तों ये जनसंख्या 1971 की जनसंख्या आएगी। जैसे उस समय राजस्थान की, हम राजस्थान की निकालें, राजस्थान के संदर्भ में उस समय राजस्थान की जनसंख्या थी 2,57,6,586 कई 2.5 सैकड़ों 10 लाख 257 65 86 यही था, 257 65 86 ये जनसंख्या थी। अब जैसे 200 एमएलए थे गुना 1000, ये आया था वो 128.82। प्यारे दोस्तों क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, लगभग ये इतनी आ गई। अब 129 मत भार आ गया। अब सांसद का मत भार क्या आएगा, सांसद का मत भार आएगा समस्त राज्यों के विधानमंडल के सदस्यों का कुल मत भार बट भाग लोकसभा एवं राज्यसभा के कुल निर्वाचित सदस्य। जैसे लोकसभा के निर्वाचित सदस्य 543, राज्यसभा के 233, इनको जोड़ के भाग लगाना। दोस्तों मैं बात बताना चाहूंगा, ये स्पष्ट किया गया है यदि किसी एक राज्य की विधानमंडल स्थगित है तो भी राष्ट्रपति का चुनाव नियत समय पे होगा। ऐसे नहीं कह सकता कि वो निर्वाचक नामावली में उसका नाम है और चुनाव नहीं करा सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये 708 मत भार आया था। दोस्तों ये निर्वाचन की प्रक्रिया संबंधित थोड़ी सी कठिनाई है। इसके अंदर आप देखेंगे कि मत भार उस राज्य की जनसंख्या हम हमेशा देखेंगे, कुल जनसंख्या कितनी थी, कुल विधानसभा सदस्यों की भाग देके। ये हमें विशेष ध्यान देना है कि उसके 1971 की जनगणना के आधार पर उसको हमें लेना है।